हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसके PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पुनर्वास एवं छात्रावास भवन का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने NALSA के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर अक्टूबर 2021 यानी लास्ट 10 मंथ के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और अगर इस PDF में क्वेश्चंस की बात की जाए तो 300 प्लस यहाँ पर क्वेश्चंस की संख्या है जो कि विद डिटेल्ड है। और दोस्तों अगर PDF डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संगम ऐप को। अगला क्वेश्चन है, NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 31 बच्चे। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी? तो ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, IMS प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन कौन सी बनी है? तो ये बनी है चेन्नई मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लगने जा रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF 2021 में फोकस राज्य कौन सा होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, यानी उत्तर प्रदेश और झारखंड इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 में फोकस राज्य होंगे। कोरोना के चलते पिछले साल ये जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये नहीं लग पाया था और इस साल ये लगने जा रहा है। यानी इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक लगने जा रहे इस मेले में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी विजिटर शामिल होंगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने जा रहे इस फेयर में इस बार 2 फोकस राज्य होंगे, एक तो उत्तर प्रदेश है और दूसरा है झारखंड, जबकि जो बिहार है वो सहयोगी या पार्टनर राज्य होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यापार मेला में आने वाले लोगों के लिए तमाम सुविधाओं के साथ ही इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मेले के सभी दिनों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2021 का जो आयोजन है वो कब से कब तक किया जाएगा? तो 14 नवंबर से 27 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो फेयर है ये कहाँ पर लगेगा? तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली के प्रगति मैदान में ये फेयर आयोजित किया जाएगा। और इसमें फोकस राज्य कौन से होंगे? तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है 2 फोकस राज्य होंगे, उत्तर प्रदेश और झारखंड, और जो बिहार है ये सहयोगी या पार्टनर राज्य होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 100 साल पहले चोरी की गई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से भारत वापस लाई गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए,
कनाडा से। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मां अन्नपूर्णा की मूर्ति जो कि कनाडा से वापस लाई गई है। बनारस के घाट से सदियों पहले चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा अब वापस आ रही है। बताया जा रहा है कि यह मूर्ति 14 नवंबर को वाराणसी पहुंच जाएगी और विश्वनाथ धाम मंदिर में 15 नवंबर को इसकी स्थापना होगी। इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 नवंबर को कर सकते हैं। कनाडा से आ रही मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के एक हाथ में अन्न और दूसरे हाथ में खीर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है जो पहले चोरी हुई थी और 100 साल बाद अब ये भारत वापस आ रही है, तो किस देश से ये वापस आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है कनाडा से ये मूर्ति वापस आ रही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 200 गांवों को। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। इसमें आजमगढ़ की 125 और मऊ के 75 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने आजमगढ़ और मऊ जिले में आयोजित आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने की अनूठी पहल समारोह में राज्यपाल उत्तर प्रदेश श्रीमती आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में किया। विश्वविद्यालय की इस पहल और नारी को आत्मनिर्भर बनाने के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पीयू यानी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की कुलपति को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय है वो 200 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लिया है। इसमें आजमगढ़ के 125 आंगनबाड़ी केंद्र और मऊ के 75 आंगनबाड़ी केंद्र शामिल हैं। और दोस्तों ये जो समारोह है आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधा संपन्न बनाने के लिए ये जो पहल की गई है वो किसकी उपस्थिति में किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है श्रीमती आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में इस समारोह का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वैक्स को। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वैक्स को 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। बोलचाल में इसका उपयोग या तो टीका या एक संज्ञा के रूप में टीकाकरण और एक क्रिया के रूप में टीका लगाने के लिए किया जाता है। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस जो अंग्रेजी भाषा में परिवर्तनों को ट्रैक करने के लिए समाचार सामग्री का विश्लेषण करता है, उसके अनुसार सितंबर 2021 में वैक्स 2020 की तुलना में 72 गुना अधिक बार दिखाई दिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है वैक्स वर्ड को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना को पहला P-15B का विध्वंसक युद्धपोत प्राप्त हुआ, इसका क्या नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, यह है P-15B का पहला विध्वंसक युद्धपोत जो कि भारतीय नौसेना को प्राप्त हो गया है। नौसेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए युद्धपोत बनाने की परियोजना P-15B का पहला विध्वंसक युद्धपोत Y12704 या विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। इसे सुपरसोनिक, ब्रह्मोस और बराक समेत सभी प्रमुख मिसाइलों और हथियारों से लैस किया गया है। इसके शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की सामरिक और रणनीतिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। विशाखापट्टनम भारत में निर्मित सबसे लंबा विध्वंसक युद्धपोत है जो गहरे समुद्र में दुश्मन का संपूर्ण सफाया करने में सक्षम है। अब ये जो युद्धपोत है ये कहां पर तैयार किया गया है, तो ध्यान रखना है मजगांव डॉक मुंबई पर तैयार हुआ पहला स्वदेशी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विध्वंसक P-15B पोत विशाखापत्तनम में 28 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो युद्धपोत बनाने की परियोजना है P-15B उसका पहला विध्वंसक युद्धपोत Y12704 यानी विशाखापत्तनम ये भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है और ये पहला विध्वंसक युद्धपोत है P-15B का। तो ये यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर इस युद्धपोत की बात की जाए तो ये जो युद्धपोत है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 164 मीटर लंबा है। कितना है? 164 मीटर इसकी लंबाई है और इस जहाज पर 312 कर्मचारियों के रहने की व्यवस्था है और इसकी क्षमता 4000 नॉटिकल माइल की है और यह
टिपिकल 42 दिनों के लक्ष्य को पूरा करने में समर्थ है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो युद्धपोत है ये सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल तथा बराक 8 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से लैस है। और इसके अलावा अंडर सी वारफेयर कैपेबल डिस्ट्रॉयर में स्वदेशी रूप विकसित एंटी सबमरीन वेपन और सेंसर इसमें लगाए गए हैं। और इसके साथ ही हैवी वेव टॉर्पीडो, ट्यूब लॉन्चर्स, रॉकेट आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये जो है अत्याधुनिक तकनीकी से लैस युद्धपोत है जो कि भारतीय नौसेना को प्राप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सेवक और जन स्पंदन नामक 2 योजना शुरू की हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक ने। नागरिकों के दरवाजे तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने सोमवार को एक ऑनलाइन पोर्टल जन सेवक और एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली IPGRS जन स्पंदन का शुभारंभ किया। जन सेवक योजना के तहत मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का उपयोग करके या कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क करके लोग अपने दरवाजे पर 56 सरकारी सेवाएं जो हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जन स्पंदन योजना है इसके तहत क्या प्रावधान है, तो ये एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली IPGRS है जिसके माध्यम से सरकार नागरिकों के लिए किसी भी सरकारी योजना या सेवा के बारे में शिकायतें प्राप्त करने के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म का वादा करती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो जन स्पंदन योजना है इसके तहत क्या होगा, तो इसके तहत जो है जो नागरिक हैं वो अपने दरवाजे पर 56 सरकारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट का उपयोग करके। और ये जो जन स्पंदन योजना है तो इसके तहत क्या प्रावधान है, तो ये एक कॉल सेंटर है जो नागरिकों की विभिन्न शिकायतों को दूर करने में मदद करता है। यानी नागरिक जो है हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं और किसी भी सरकारी योजना या सेवा के बारे में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके तहत जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 1902 ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसके तहत जो नागरिक हैं वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जन सेवक और जन स्पंदन 2 योजनाएं हैं ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च की हैं, तो कर्नाटक सरकार ने इसी लॉन्च किया है। अभी यहाँ पर कर्नाटक की बात है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना है 28 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 12 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी का निधन हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एलन डेविडसन। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये थे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर एलन डेविडसन जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एलन डेविडसन का निधन हो गया। उनके अचानक निधन से क्रिकेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने 10 साल तक ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान उन्होंने 44 टेस्ट मैच कंगारू टीम के लिए खेले। एलन डेविडसन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 44 टेस्ट मैच खेले जिनमें उन्होंने 1328 रन बनाए। उन्होंने इस दौरान 5 अर्धशतक लगाए। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर कितना रहा, तो 80 उनका जो है सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि एलन डेविडसन जिनका हाल ही में निधन हुआ ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको ध्यान रखना ये एक क्रिकेटर थे। और ये कहाँ के क्रिकेटर थे, तो ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2013 और वर्ष 2021 के बीच वैश्विक समुद्र के जल स्तर में कितनी वृद्धि प्रति वर्ष हुई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4.4 मिलीमीटर। WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि वर्ष 1993 और वर्ष 2002 के बीच औसत वैश्विक समुद्र स्तर की वृद्धि 2.1 मिलीमीटर प्रति वर्ष हुई थी और 2013 और वर्ष 2021 के बीच यह वृद्धि 4.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष थी। यह ज्यादातर ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों से बर्फ के द्रव्यमान को नुकसान के कारण था। आर्कटिक समुद्री बर्फ वर्ष 1981 से 2010 के औसत से इस वर्ष मार्च में अपने अधिकतम स्कोर से नीचे थी। वर्ष 2021 के लिए वैश्विक औसत तापमान जनवरी से सितंबर के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1850 से 1900 के
औसत से लगभग 1.09 डिग्री सेल्सियस अधिक था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि WMO ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है और उसके अनुसार ये बताया गया है कि वर्ष 2013 से और 2021 के बीच में जो समुद्र स्तर की वृद्धि है वो 4.4 मिलीमीटर प्रति वर्ष हुई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो है वैश्विक औसत तापमान में भी वृद्धि बताई गई है। तो वर्ष 1850 से 1900 के औसत के अनुसार अगर देखा जाए तो लगभग 1.09 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी निम्न में से किस नई पार्टी का ऐलान कर दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने 2 नवंबर को अपना इस्तीफा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रधान सोनिया गांधी को भेज दिया। इसके साथ ही कैप्टन ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के गठन का भी ऐलान कर दिया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और अब इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है और पार्टी का नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, पंजाब लोक कांग्रेस इनकी ये पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका को टीकाकरण के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल अब यहाँ के 5 से 11 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर की खुराक दी जाएगी और इसके लिए अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने 29 अक्टूबर 2021 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर ही बन गई है। तो आपको ध्यान रखना है, जो फाइजर वैक्सीन है ये अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन बनी है। तो ये आपको नाम ध्यान रखना है। और कितने साल के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी? तो 5 से 11 साल के बच्चों को ये कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। अब दोस्तों अमेरिका की अगर बात की जाए तो अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो वॉशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है। और उसकी उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। तो दोस्तों ये थे 4 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैचों में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, राशिद खान। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोगों उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, भारत हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, बी है लखनऊ, सी है चेन्नई और डी है मथुरा। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।